बजट 2020 इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। 4 वीडियोस आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। 5वीं वीडियो जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर जो है वो सेक्शन 28 और सेक्शन 22 की अमेंडमेंट से मुतालिक बात करेंगे। सेक्शन 28 जो है वो फाइनेंशियल चार्जेस से मुतालिक है और सेक्शन 22 जो है वो डिप्रिसिएशन से मुतालिक है। फाइनेंशियल चार्जेस के अंदर जो मुख्तलिफ अलाउबल फाइनेंशियल चार्जेस की डिस्कशन की गई है सेक्शन नंबर 28 में, उसमें ये भी बात की गई है कि अगर कोई एसेट लीज पे लिया जाए तो उस सूरत हाल में लीज के इंटायर रेंटल्स यानी कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को मिला के लेसी को अलाउबल डिडक्शन मिलेगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से टैक्स पर्पजेस के लिए हम तमाम लीजेस को लेसी के पर्सपेक्टिव से ऑपरेटिंग लीज लेते हैं कि जिस तरीके से ऑपरेटिंग लीज में रेंटल जो है वो एक्सपेंस के तौर पे जो है वो वर्कआउट होता है रादर देन ओनली द फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूडेड विद इन द रेंटल। हम पूरे रेंटल को फाइनेंशियल चार्जेस में वर्कआउट करेंगे अगर जो है वो कोई लीज जो है वो टैक्स पर्पजेस के लिए हमें वर्कआउट करनी है। अब इसके ऊपर जो है वो एक अमेंडमेंट आई। वो अमेंडमेंट का बैकग्राउंड इस तरीके से है कि अगर कोई व्हीकल जो कि हायर पर्पस के लिए नहीं है, लाइक कोई जो है वो करीम की टैक्सी नहीं है या बहरहाल जो है वो हर्ट्स वालों की जो है वो रेंट कार नहीं है, यानी कि जो है वो कोई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल है और ये जो है वो बहरहाल हायर पर्पस के लिए नहीं है, फॉर एग्जांपल कंपनी के एमडी के लिए खरीदी जा रही है और उसकी जो है वो कॉस्ट अगर 15 मिलियन या 20 मिलियन यानी कि जो है वो 2.5 मिलियन से ज़्यादा है, तो लो ने ये सजेस्ट किया हुआ है सेक्शन नंबर 22 में कि इसके ऊपर डिप्रिसिएशन जो है वो 2.5 मिलियन तक मिलेगा। The portion of the cost which is in excess of 2.5 million will not be entitled for the purpose of claim of the depreciation। अच्छा, अब वो इसमें एक डिस्पैरिटी थी। अगर यही व्हीकल जो है वो जो शायद 15 मिलियन का था, इसको हमने कॉस्ट की बेस पे कैपिटलाइज किया यानी कि जो है वो दिस इज अ सेल्फ एक्विजिशन, तो उस सूरत हाल में उसके ऊपर जो है वो 15 मिलियन का व्हीकल जो है वो सिर्फ 2.5 मिलियन के डिप्रिसिएशन के लिए इंटाइटल कंसीडर होता था। बाकी 2.5 मिलियन से ऊपर की कॉस्ट जो है वो डिसइंटाइटल हो जाती थी फॉर द पर्पस ऑफ क्लेम ऑफ डिप्रिसिएशन। अब यही जो है वो एसेट जो है वो अगर हम लीज पे खरीद लेते थे, लीज पे अक्वायर कर लेते थे, तो उस सूरत हाल में शायद जो है वो 15 मिलियन की लीज है और इसके ऊपर 5 मिलियन का जो है वो फाइनेंशियल चार्जेस है, यानी 20 मिलियन की टोटल लीज पेमेंट है, तो वो 20 मिलियन का टोटल अमाउंट जो है वो बहरहाल क्लेम हो जाता था सेक्शन 28 में, क्योंकि रेंटल के ऊपर जो है वो 2.5 मिलियन की रेस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आर्बिट्राज देयर वाज अ प्रिफर्ड सिचुएशन फॉर द लेसी in relation to passenger transport vehicle not plying for hire to acquire such a vehicle through the lease arrangement rather than to buy it out for the purpose of capitalization। अच्छा, अब इसके ऊपर जो है वो लॉ का प्रोविजन इस तरीके से है, all the leases under the law tax law are treated as operating lease from the perspective of lessee, thereby the lessee is entitled to claim entire rentals principal plus interest as an allowable deduction। ये जो है वो बहरहाल इस बात के ऊपर जो है वो हमें आमादा करता है कि अगर हम कोई जो है वो एसेट को लीज पे खरीदे, लीज पे अक्वायर करें, तो हमें फाइनेंशियल चार्जेस तो अलाउ होंगे रेंटल के अंदर जो इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, प्रिंसिपल पोर्शन भी अलाउ हो जाएगा। हाँ, इस प्रिंसिपल पोर्शन के अलाउ होने की कीमत ये है कि सेक्शन नंबर 22 के तहत इस लीज पे हासिल किए हुए एसेट का डिप्रिसिएशन जो है वो बहरहाल लेसी को डिसअलाउ हो जाता है। प्रिंसिपल बहरहाल जो है वो कंपनसेट कर देगा डिप्रिसिएशन के क्लेम को छोड़ने को। In case of own assets, the owner is entitled to claim the depreciation in relation to depreciable asset to the extent of cost of the asset. In this regard, it is provided that the cost of passenger transport vehicle not plying for hire shall be taken 2.5 million। ये सारी की सारी बातें जो है वो हमारी हो रही हैं for the purpose of पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट फ्लाइंग फॉर हायर। अगर जो है वो सूरत हाल ये हुई कि अगर ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल फ्लाइंग फॉर हायर है या फिर एक ये व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, जिसको जो है वो कहा जाता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, तो उस सूरत हाल में ये 2.5 मिलियन की रेस्ट्रिक्शन उसमें अप्लीकेबल नहीं होती है। फिर ये जो हम जो आर्बिट्राज डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहरहाल फिर रेलिवेंट भी नहीं रहता है। उसमें जो है इंटायर डिप्रिसिएशन जो है वो बहरहाल क्लेमेबल होता है, तो उसमें जो है वो बहरहाल रेंटल को जो है वो 2.5 मिलियन पे या कॉस्ट को 2.5 मिलियन पे क्लेम करने की जो है वो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इस वाले व्हीकल के बारे में, जो कि जो है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल फ्लाइंग फॉर हायर हो या फिर एक जो है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो।
अब इसको एग्जांपल को ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर 15 मिलियन की जो है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल फ्लाइंग फॉर हायर है और ओनर ने इसको खुद से जो है वो खरीद लिया, यानी कि 15 मिलियन की कॉस्ट जो है वो पे करके इसको एसेट को कैपिटलाइज कर दिया, तो उस सूरत हाल में 2.5 मिलियन के ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम हो रहा है और इसके ऊपर जो 12.5 मिलियन का अमाउंट है दिस इंटाइटल फॉर द पर्पज ऑफ क्लेम ऑफ डिप्रिसिएशन। अच्छा, अगर जो है वो इसको लीज पे ले लेते हैं तो लीज पे एग्जांपल ये है कि 15 मिलियन की कॉस्ट है, यानी कि कैपिटलाइज अमाउंट ऑफ द लीज कह दीजिए, या 15 मिलियन की कॉस्ट ऑफ द जो है वो लीज अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट है, और जो है वो 5 मिलियन के फाइनेंशियल चार्जेस है, टोटल 20 मिलियन रुपीज जो है वो पे करने हैं। द होल ऑफ द लीज अमाउंट जो है वो बजट से पहले जो है वो क्लेमेबल था, यानी कि जो है वो यहाँ पे आपको 15 मिलियन का जो है वो प्रिंसिपल अलाउ हो जाता था इन ल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन, और यहाँ पे जो है वो डिप्रिसिएशन सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2.5 मिलियन का अलाउ होता था। ये 15 मिलियन का जो है वो अगर कंपैरिजन किया जाए 2.5 मिलियन से, तो ये बेसिकली एक आर्बिट्राज बनता था ओवर द क्लेम ऑफ अलाउबल डिडक्शन इन रिलेशन टू एक्विजिशन ऑफ व्हीकल फॉर द पर्पज के वो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है नॉट फ्लाइंग फॉर हायर। अच्छा, अभी सैनोमिली को इस डिस्पैरिटी को जो है वो डन अवे कर दिया गया थ्रू द फाइनेंस बिल, और फाइनेंस बिल में ये कहा गया कि अब जो है वो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल नॉट फ्लाइंग फॉर हायर होगा, तो उसके अंदर प्रिंसिपल पोर्शन जो ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, अभी डिस्कस किया था कि 15 मिलियन का, वो 2.5 मिलियन तक क्लेमेबल होगा, यानी कि 2.5 मिलियन का प्रिंसिपल पोर्शन जो है वो क्लेम हो जाएगा, और फाइनेंशियल चार्जेस तो 5 मिलियन के क्लेम होंगे ही होंगे। इस तरीके से 7.5 मिलियन अब जो है वो इसके ऊपर क्लेम हो जाएगा। और वो जो ऊपर वाली हमारी बात हो रही थी कि हम 15 मिलियन क्लेम करने जा रहे थे, अब वो 15 मिलियन जो है वो 12 खत्म हो गया और इसकी जगह पे 2.5 हो गया, तो अब जो है वो 20 मिलियन की जगह पे 7.5 मिलियन जो है वो हमारा क्लेमेबल होगा, यानी वो आर्बिट्राज ऑफ जो 12.5 मिलियन हमने कैलकुलेट किया था इज नो लॉन्गर a tax technique। दूसरी जो अमेंडमेंट आज हमें डिस्कस करनी थी वो डिप्रिसिएशन से मुतालिक है। अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए IAS 16 के तहत PPE के ऊपर डिप्रिसिएशन क्लेम होता है टाइम प्रोपोर्शन बेसिस पे। जिस दिन हमने जो है वो इसको पुट टू यूज़ किया, वहाँ से डिप्रिसिएशन क्लेम होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर साल के आखिरी महीने में क्लेम किया तो साल के आखिरी महीने में पुट टू यूज़ किया तो 1 महीने का डिप्रिसिएशन। फिर डिस्पोजल के साल में जो है वो अगर हमने इसको 2 महीने यूज़ किया और फिर इसको बेच दिया तो 2 महीने का डिप्रिसिएशन। तो ये जो है वो अकाउंटिंग में जो है वो नॉर्म्स हैं, इसके मुख्तलिफ जो है वो फीचर्स हैं जिसको IAS 16 के तहत देखा जा सकता है। टैक्स पर्पसेस के लिए एक सिंपल मेथड इन्होंने रखा था जो काफ़ी सालों से चल रहा था, 2001 के ऑर्डिनेंस से जो है वो चला आ रहा है। वो ये है कि इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन द फुल ईयर डिप्रिसिएशन विल बी अलाउड, चाहे जो है वो आपने साल के आखिरी चंद दिनों में ही इसको जो है वो पुट टू यूज़ किया था, और अगर जो है वो पूरा साल यूज़ करते रहे, साल के आखिरी चंद दिनों में इसको बेच दिया किसी साल में इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो कोई भी उसका डिप्रिसिएशन अलाउ नहीं होता था। full year depreciation in the year of acquisition and no depreciation in the year of disposal। अब इसको जो है वो बहरहाल नॉर्मलाइज किया गया है इन लाइन विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, कोशिश की गई है बहरहाल, और वो इस तरीके से जो है वो लॉ ने इसको जो है वो बताया हमें कि अंडर द एग्जिस्टिंग लॉ फुल ईयर डिप्रिसिएशन इज क्लेमेबल इन द ईयर द डिप्रिसिएबल एसेट is put to use whereas no depreciation is allowable in the year of disposal। The bill has proposed the restriction of depreciation claim, और वो 50% का क्राइटेरिया इस तरीके से अप्लाई होगा हमारी जो है वो टैक्स पर्पसेस के लिए, जिसको इस तरीके से इलस्ट्रेशन में समझा जा सकता है कि अगर 30 जून 2020 या इससे पहले का एसेट जो है वो पुट टू यूज़ है, तो उस सूरत हाल में तो फुल डिप्रिसिएशन आप क्लेम कीजिएगा इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, और इस एसेट की जब डिस्पोजल होगी तो इसके ऊपर कोई डिप्रिसिएशन क्लेम नहीं किया जाएगा। और अगर आपने 1 जुलाई 2020 से इसके बाद एसेट जो है वो पुट टू यूज़ किया, तो उस सूरत हाल में आपको जो है वो जो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना था ऊपर वाला, इसको जो है वो बहरहाल हाफ पे रेस्ट्रिक्ट कर दीजिएगा, और जब बेचेंगे तो बेचने वाले साल में भी इसको 50% पे रेस्ट्रिक्ट कर दीजिएगा। तो ये बहरहाल जो है वो इस डेट के ऊपर जो है वो एक ट्रिगर सिचुएशन बनती है कि हाउ टू कंप्यूट द डिप्रिसिएशन फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमेबिलिटी इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। Thank you very much. This was the discussion for today's sitting.